दोस्तों नमस्कार। बिहार तो इतिहास रचने निकल पड़ा है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बिहार ही सेंध लगाएगा, यह कल्पना शायद किसी ने की नहीं होगी। लेकिन अपने तौर पर बिहार जब जब खड़ा होता है, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है और राजनीतिक खिलाड़ी एक झटके में बदल से जाते हैं। और यह बिहार का इतिहास रहा है। लेकिन बिहार आज खुद के लिए कैसा इतिहास रच रहा है, यह पहले चरण की वोटिंग में अगर वोट परसेंटेज से खुलकर नजर आ गया था, तो आज उस रिकॉर्ड को भी बिहार के वोटरों ने तोड़ दिया। जितनी बड़ी तादाद में वोटर निकल कर आए, ऐसी स्थिति बिहार में इससे पहले कभी नहीं थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद भी बिहार में वोटिंग जबरदस्त हुई थी। उस दौर में भी युवा तबका निकलकर आ गया था सड़कों पर और दिन भर वोटिंग चलती रही, शोर मचता रहा। लेकिन इस वक्त कोई शोर नहीं था, लेकिन लंबी लंबी कतारें थी। वो महिलाओं की कतारें हो, वो पुरुषों की कतारें हो, वो युवाओं की कतारें हो, वो जनजी की कतारें हो। इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग, कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज लगभग 7.5% बढ़ा है और कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज 12 से 13% तक बढ़ा है। और इस देश के इतिहास में कभी ऐसा मौका रहा नहीं कि वोटर जब बड़ी तादाद में निकल कर आ जाए तो जो राजनीतिक सत्ता है वो सत्ता बरकरार रह जाए। ऐसा तो कोई भी इतिहास में कोई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा नहीं। और बिहार ने आज जिस बड़ी तादाद में 70% को भी पार कर दिया, पहले चरण में 65% पार हुए थे, दूसरे चरण में 70% पार हो गए। और उसमें खास तौर से जातीय समीकरण को भी बांधिए और उस परिस्थितियों को भी समझिए जो लोगों के भीतर का गुस्सा, उनके मुद्दों के आश्रय, आने वाले वक्त की उम्मीद, इन सब को चाहे आप राजनीतिक तौर पर देख लीजिए। लेकिन जो हुआ है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने होगा। हमारी टीम ने बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया कि दूसरा चरण पूरा बीत जाए। हमने कहा दूसरे चरण के बारे में जानकारी बीच बीच में देते रहिए। हम पहले चरण से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसका लब्बो लुबाब यह है, एक ऐसी परिस्थिति में बिहार इस देश में राजनीतिक परिस्थितियों के आश्रय खड़ा है जहां वो अतीत को भी पसंद नहीं करता है, उसमें चाहे लालू यादव ही क्यों ना हो। हुआ क्या, लालू यादव ने 2 जगहों पर रोड शो किया, एक दानापुर में, एक फुलवारी शरीफ में। दोनों जगहों की सीट फंस गई, यानी आरजेडी को जीत मिलेगी, यहां पर एक सवालिया निशान लग गया। जो जन सुराज पार्टी है उसने जितना बड़ा डेंट किया बीजेपी को, उसका सीधा लाभ आरजेडी को मिलता चला गया, या कहें एनडीए गठबंधन को उसको लाभालाभ मिला है। बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ हैं, उसमें सम्राट चौधरी तारापुर से और लखीसराय से विजय सिन्हा, दोनों फंस चुके हैं। मुश्किल है कैसे जीतेंगे, और यह उनके चेहरे से, उनकी बातों से नजर आने लगा है। जहां पर विजय सिन्हा खुलकर राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से हिचके नहीं। नालंदा में जो सबसे पुराने तौर पर जीतते हुए शख्स थे श्रवण कुमार, वह भी फंस गए। एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, और उनका फंसना यानी उस पूरे इलाके में क्या नीतीश कुमार की अपनी साख इस दौर में उन जगहों पर डामाडोल हो गई जहां पर जनता दल यूनाइटेड नहीं थी, या फिर जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। क्या वाकई तीर के निशान की गैर मौजूदगी में तीर के वोटर जो थे वह लालटेन की दिशा में चले गए? हमें लगता है एक एक चीज को परखना शुरू कीजिएगा तो समझते चले जाइएगा, क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति है समस्तीपुर में अगर आप वारिसनगर और रोसड़ा को छोड़ दें तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव जीत रहे हैं।
यानी जिस बात का जिक्र था कि तेज प्रताप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे महुआ से, मां ने कहा था संबंध, भावनाएं और परिवार, साथ खड़ी है मां। और इन सब के बीच दादी की फोटो तेज प्रताप के हाथ में थी। दोनों जगहों पर दोनों बेटे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चंपारण की जमीन है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, वहां पर जो इससे पहले एनडीए काबिज रहती थी, इस जगह पर सबसे बड़ा डेंट एनडीए को लगा और खासतौर से बीजेपी को, क्योंकि जनसुराज के पक्ष में यहां पर बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं। वैशाली के भीतर आइएगा तो पातेपुर और राजा पकड़ को छोड़ दीजिएगा तो एनडीए शायद आपको कहीं नजर आएगी नहीं। अगर आप रघुनाथपुर का जिक्र कीजिएगा, जहां पर शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा का जिक्र गृह मंत्री खुले तौर पर कर रहे थे, तो हो सकता है ओसामा सबसे बड़े मार्जिन से इस बार जीत हासिल करें। जो खास तौर पर सिवान का इलाका है, यहां पर अगर आप दरौंदा को छोड़ दीजिए, गोरिया कोठी को छोड़ दीजिए, तो सभी जगह पर महागठबंधन की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। और कमोवेश इस परिस्थिति के भीतर दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, यहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है। चिराग पासवान इस दौर में उलझते चले गए और चिराग पासवान की भूमिका जो 2020 में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाली थी, वो नुकसान की जगह इस बार जनसुराज ने ले ली। यानी चिराग पासवान तो इस वक्त नीतीश के साथ थे, लेकिन जनसुराज ने भारी नुकसान नीतीश कुमार को भी पहुंचाया। और सीमांचल के इलाके में एक तरफा वोटिंग हुई। इसका मतलब है एआईएमआईएम जो 5 सीटों पर जीती थी, इस बार शायद एक भी सीट ना मिले, बहुत होगा तो एक सीट मिल जाएगी, अन्यथा सीमांचल की 11 सीटों में से 10 सीट तो एनडीए वहां पर कहीं निशान पर भी नजर नहीं आएगी। हालांकि पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन इस बार यह महागठबंधन के हिस्से में खुले तौर पर जा रहा है। उसके बाद सवाल, अब आपको लगता है हर जिले के भीतर की परिस्थितियों को समझना होगा, और इसको समझने के दौरान शुरुआत में 121 सीट जो पहले चरण की थी, उसको परखने के लिए हमें लगता है एक एक जगह पर जाने की जरूरत है। मसलन सहरसा में 4 सीट है, उस 4 सीट में जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर आगे हमारी टीम के मुताबिक दिखाई दी, जो सोनवर्षा और महिषी है। बीजेपी सहरसा में आगे दिखाई दी, आरजेडी सिमरी बख्तियारपुर में आगे नजर आई। लेकिन सहरसा वाली स्थिति तमाम जगहों पर नहीं है, और जब तमाम जगहों पर नहीं है तो इसको परखने के लिए आपको सारण आना होगा। सारण में 10 सीटें हैं और यहां पर कहीं पर भी एनडीए नहीं है। आरजेडी एकमा, बनियापुर, तरैया, मढ़ौड़ा, छपरा में छपरा में बीजेपी की बागी उम्मीदवार मैदान में थी और जनसुराज के उम्मीदवार मैदान में थे। लाभ किसे मिलेगा? लाभ खेसारी को मिला। खेसारी छपरा में चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद आइए गरबा, अबनौर, परसा और सोनपुर, यानी यहां की 10 में से 9 सीटों पर आरजेडी का पलड़ा भारी है। एक सीट मांझी की जहां पर सीपीएम का पलड़ा भारी है, यानी सारण की 10 सीट पर आपको कहीं महागठबंधन से हटकर कोई दूसरा राजनीतिक दल यानी एनडीए का कोई राजनीतिक दल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सीवान की भी कमोवेश जो हमने जिक्र किया कि गोरिया कोठी और दरुंदा, यहां पर बीजेपी जरूर आगे है, लेकिन आरजेडी सीवान हो, रघुनाथपुर हो, बरहड़िया हो, महाराजगंज हो, इन जगहों पर आरजेडी आगे है। सीपीआईएमएल दरौली और जीरादर्दई में आगे है। गोपालगंज की 6 सीटें बीजेपी यहां पर वैकुंठपुर और गोपालगंज में आगे नजर आती है। जनता दल यूनाइटेड कुचायकोट और बरौली में आगे नजर आती है। आरजेडी हथुआ में आगे नजर आती है। सीपीआईएमएल मोरे में आगे नजर आती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटें यह बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुजफ्फरपुर के भीतर तो एक वक्त नारा लगा था ना, जब जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल में थे, कि जेल का ताला टूटेगा। अब यह दौर है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की मौजूदगी
और हो सकता है भारी बहुमत से मौजूदगी यहां पर उनकी जीत के साथ जुड़ जाए। मुजफ्फरपुर और सकरा की सीट और इन सब के साथ बीजेपी की मौजूदगी भी मुजफ्फरपुर जिले में है। साहेबगंज, बरूराज, औरई, यहां पर वो नजर आती है। लेकिन गायघाट, मीनापुर, कोड़दी, बोचहा, कोटी, पारू, इन तमाम जगहों पर आरजेडी की जीत है। दरअसल जब हम एक एक जिले में आगे बढ़ रहे हैं तो पहले चरण की वोटिंग जो थी उसके लिए दरअसल एनडीए तैयार ही नहीं था, और सही मायने में कहें तो अमित शाह तैयार ही नहीं थे। अमित शाह की जो पूरी बिसात थी वो बिसात एक झटके में एनडीए को ही तबाह करने निकल पड़ी, और उस पर छोंक डाल दिया गया कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे, आप कुछ कहते ही नहीं है। तो वोट ट्रांसफर जो बीजेपी में होना था वो नहीं हो पा रहा था। जो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, दूसरे चरण में उसकी लीपापोती करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हम अभी जिक्र तो पहले चरण का कर रहे हैं। तो ऐसे में दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड बेनीपुर, बहादुरपुर और कुशेश्वर स्थान में आगे जरूर नजर आ रही है। बीजेपी जाले में नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी गौरा बोराम, केवटी, हायाघाट, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर में मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। वो चुनाव शायद फंस चुका है, उनका जीतना मुश्किल है। वीआईपी एक सीट पर दरभंगा जी, ये महत्वपूर्ण सीट थी और खास तौर से मुकेश सहनी के लिए ये बड़ी संवेदनशील सीट मानी जा रही थी। उनकी अपनी पार्टी, अपने भाई का भी सवाल था। तो दरभंगा की सीट में यहां पर वीआईपी आगे है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि शेखपुरा में 2 सीटें हैं, जिसमें एक पर आरजेडी, एक पर कांग्रेस। बरभीगा में कांग्रेस, आरजेडी शेखपुरा में। खगड़िया में 4 सीट है। इन चारों सीटों में सिर्फ एक अलौली की सीट है जहां पर जनता दल यूनाइटेड आगे नजर आती है, लेकिन आरजेडी परबत्ता में और कांग्रेस बेलदौर और खगड़िया में आगे नजर आती है। यानी ध्यान दीजिए, कांग्रेस की स्थिति भी पहले राउंड में कॉम्पिटिटिवली अच्छी हुई है, जो पिछली बार के चुनाव से तुलना हो रही है। मुंगेर के भीतर सिर्फ एक जमालपुर की सीट है जहां पर जनता दल यूनाइटेड की मौजूदगी होगी। तारापुर में बीजेपी की टक्कर है, बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी ये उलझन अभी भी फंसा हुआ है। जो जीतेगा यहां पर बहुत कम मार्जिन से जीतेगा, यह भी एक फैक्ट है। लेकिन मुंगेर की सीट आरजेडी जीत जाएगी, यह संकेत वोटिंग में नजर आ रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण समस्तीपुर का जिक्र करने की जरूरत कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी, गीत गाना सब कुछ तो किया गया, लेकिन बीजेपी अपने तौर पर सिर्फ एक रोसड़ा सीट पर आगे नजर आ रही है और जनता दल यूनाइटेड वारिसनगर की सीट पर आगे नजर आ रही है। बाकी तमाम जगहों पर महागठबंधन के लोग या वहां गठबंधन के उम्मीदवार ही आगे है। सीपीआईएमएल कल्याणपुर, जो समस्तीपुर के इलाके में एकमात्र जगह पे उनके उम्मीदवार थे जो आगे हैं। सीपीएम विभूतिपुर वो आगे। समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, मोहिद्दून नगर, हसनपुर, सराय रंजन, इन जगहों पर आरजेडी आगे नजर आती है। आप सोच रहे होंगे तमाम जगहों पर आरजेडी है तो 121 सीटों का आकलन होगा क्या? यह वाकई बड़ा रोचक है कि पहले चरण ने कैसे चीजें डाइवर्ट की है, और पहले चरण ने एक ऐसी राजनीतिक जमीन बिहार के भीतर बिछा दी जिसको देखा देखी दूसरे चरण में इतनी बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लग गए कि सभी की सांसें सिर्फ अटकी हुई थी कि किसके पक्ष में ये जा रहे हैं। महिलाएं बड़ी मौजूद थी, पुरुष भी मौजूद थे, युवा भी मौजूद थे, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। वैशाली की 8 सीट में सिर्फ एक पातेपुर की सीट है जहां पर बीजेपी आगे, और राजा पकड़ की सीट जहां जनता दल यूनाइटेड आगे लग रही है। उसके बाद की परिस्थिति को देखिएगा तो वो हाजीपुर हो, लालगंज हो, वैशाली हो, राघोपुर हो, महनार हो, आपके जहन में यहां चिराग पासवान को लेकर सवाल जरूर होगा। तो एक चीज यहां पर समझ लीजिए, दरअसल ये पूरा चुनाव किसी तीसरे को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। या तो इधर या उधर, और इधर उधर के खेल में हर वो तीसरा शख्स जो बाहर था, विकल्प देने की सोच में था, वो चीजें उलझती चली गई। वो वोट
अपने पक्ष में हासिल जरूर कर रहा है, लेकिन सीट उसको कितनी मिलेगी शायद ये अभी सस्पेंस ही है, क्योंकि इन्हीं दो धाराओं को पकड़ने की कोशिश हमारी टीम ने की। और वहां पर जो तेज प्रताप वैशाली की एक सीट है, महुआ की सीट, वहां पर जो जेजेडी उनकी अपनी पार्टी है वो चुनाव जीत सकते हैं। तो दोनों भाई चुनाव जीत जाएंगे। बेगूसराय भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेगूसराय का नाम लेते ही बीजेपी के एक सांसद आपको याद आ ही जाएंगे, जो अपने बड़बोलेपन की वजह से बड़े मशहूर हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन इस वक्त बेगूसराय में आपको कहीं पर भी बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड नजर नहीं आएगी। सीपीआई तेगरा और बरबरी में, कांग्रेस बेगूसराय और बछवाड़ा में लेफ्ट और कांग्रेस टकरा रही थी। बाद में लेफ्ट ने अपना हिस्सा वापस कर लिया था और बछवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है। इस दौर में जो नजर आ रहा है, आरजेडी जो है मटिहानी की सीट हो, साहेबपुर कमाल की सीट हो और चेरिया बेरियापुर की सीट हो, यहां पर आरजेडी नजर आ रही है आगे। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण जगहों पर आएंगे उसमें आपको पटना नजर आएगा। पटना में जन स्वराज ने कहीं नुकसान पहुंचाया है तो वो बीजेपी को पहुंचाया है, खास तौर से दीघा और कुम्हार की सीट पर। जी, कुम्हार जो है बिल्कुल पटना शहर से सटा हुआ इलाका है और पुरानी सभ्यता को जीता है, लेकिन यहां पर नए अल्टरनेटिव के तौर पर बीजेपी की पारंपरिक तौर पर जीत को जनस्वराज ने सेंध लगा दिया है। इसीलिए इस जगह पर क्या होगा ये चीजें उलझी हुई है दीघा और कुम्हार में। लेकिन बीजेपी पटना साहिब और बांकेपुर जीत जाएगी। लेकिन समझना तो यह भी होगा कि एक दो नहीं 14 सीटें हैं पटना के भीतर, और आरजेडी जी मोकामा में अनंत सिंह, मुश्किल है इनका चुनाव जीतना। यहां पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। वह भी बाहुबली की पत्नी है मैदान में, वह चुनाव जीत सकती है। ललन सिंह ने अपने हाथ में लिया था, लेकिन मोकामा की खबर है कि आरजेडी यहां पर चुनाव जीत सकती है। इसी तर्ज पर बाढ़ और बख्तियारपुर में, इसी तर्ज पर फतुआ, मनेर और मसौड़ी में, यानी इन 6 सीटों पर 10 में से आरजेडी आगे है। कांग्रेस विक्रम में आगे चल रही है, सीपीआईएमएल पालीगंज में है। बीजेपी और आरजेडी के बीच कहीं मुकाबला है तो उस दानापुर में है। जो चीज उलझी हुई है, क्योंकि दानापुर में नदी पार करने के लिए नाव रोक दी गई थी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, इसीलिए यह सवाल था कि क्या होगा उस दिन। तो दानापुर की सीट जो है बीजेपी और आरजेडी में उलझी है। फुलवारी शरीफ की सीट भी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में उलझी है, और यहीं पे लालू यादव रोड शो करने गए थे। मधेपुरा, जनता दल यूनाइटेड आलमनगर और बिहारीगंज में आगे है। आरजेडी जो है वो मधेपुरा और सिद्धेश्वर जो सुरक्षित सीट है वहां पर आगे है। बक्सर में आरजेडी सिर्फ ब्रह्मपुर में आगे है, कांग्रेस बक्सर और राजपुर में आगे दिखाई दे रही है, सीपीआईएमएल डुमरांव में आगे दिखाई दे रही है। भोजपुर के इलाके को लेकर माना जाता था कि यहां पर कुछ जो बोला गया आरके सिंह की तरफ से, वो चाहे बीजेपी के भीतर तो अब उनकी जगह बची नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट से सांसद से मंत्री और मंत्री के बाद विद्रोही तेवर में वो सामने आए, असर तो कुछ पड़ता है। और इसीलिए जो सीपीआईएमएल है वो आरा, अगीगांव और तरारी में चुनाव जीत भी सकती है। यानी सीपीआईएमएल का आंकड़ा भी इस चुनाव में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आरजेडी जो है वो संदेश, बरहड़ा, जगदीशपुर और शाहपुर, हालांकि जगदीशपुर को लेकर एक उलझन है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पलड़ा भारी आरजेडी का कहीं ज्यादा है। जब वहां से निकलिएगा और नवादा की तरफ बढ़िएगा, गया जी में तो आज वोटिंग हो रही थी, लेकिन जब आप नवादा में बढ़ेंगे तो वहां की 7 सीटों में से कहीं पर भी आपको बीजेपी नजर नहीं आएगी। जनता दल यूनाइटेड की मौजूदगी जरूर हरनौत में है, पुरानी सीट है नीतीश कुमार की। राजगीर, यहां पर भी मौजूदगी है जनता दल यूनाइटेड की। आस्थामा, यहां पर भी मौजूदगी है जनता दल यूनाइटेड की। लेकिन हिल्सा और इस्लामपुर, हिल्सा में मुकाबला है, टक्कर है। इस्लामपुर में आरजेडी चुनाव जीत सकती है। और कांग्रेस जो है बिहार शरीफ और नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी महान थी, फिर से महान करेंगे, बार बार इसका जिक्र राहुल करते चले गए।
और नालंदा और बिहार शरीफ की सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण सीट तो लखीसराय की भी है, जहां पर डिप्टी सीएम बीजेपी के विजय सिन्हा की सीट फंसी हुई है लखीसराय में। वहां पर सवाल यह था वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनके भीतर का गुस्सा जरूर था, लेकिन लखीसराय के भीतर हमारी टीम के दो मत हैं कि लखीसराय बीजेपी जीत सकती है। वहां के रिपोर्टरों का कहना है कि बहुत मुश्किल है। सम्राट चौधरी फंस गए हैं। लखीसराय में जो मौजूदगी बीजेपी की है वो सिर्फ और सिर्फ विजय सिन्हा की अपनी मौजूदगी के साथ ही खड़ी है। तो इसको भी आप टक्कर में डाल दीजिए लखीसराय की सीट, लेकिन यहां की सुरगढ़ा सीट पर जनता दल यूनाइटेड जीतेगी। और यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि लखीसराय में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा महागठबंधन की मौजूदगी। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अब अगला सवाल है कि क्या ये 121 सीट में से जो एनालिसिस हो रहा है इसका हिसाब किताब फाइनली क्या निकलता है। पहले चरण की जो 121 सीटें हैं, उस 121 सीटों में लगभग जो एनडीए के पास सीटें आ रही हैं वो 36 से 44 सीट है, और महागठबंधन के पास जो सीट जा रही है वह 68 से 84 के बीच में है, यानी 84 तक जा सकती है। इस पर हमारी टीम के दो अलग अलग मत हैं। उनका कहना है कि 68 से आप 75 कीजिए। जो रिपोर्टर्स थे उनका कहना है नहीं, 84 तक जा सकती है। अब 84 तक अगर जा सकती है तो इसका कौन सा आकलन, कौन सा एनालिसिस होगा, इसके भी दो अलग अलग हिस्से हैं पहले चरण को लेकर। पहले चरण में माना जा रहा है कि आरजेडी लगभग 50 से 58 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 10 से 12 सीट जीत सकती है, सीपीआई-एमएल 7 से 9 सीट जीत सकती है, सीपीएम 1 से 2 सीट जीत सकती है, सीपीआई 102 सीट जीत सकती है और वीआईपी 1 सीट जीत सकती है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ही है। बाकी कोई राजनीतिक दल की मौजूदगी एनडीए में चुनावी क्षेत्र में नजर नहीं आती है। तो उसके हिस्से में यहां पर बीजेपी के हिस्से में लगभग 18 से 22 तक का आंकड़ा है, और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में लगभग 19 से 25 तक का आंकड़ा है। तो यह पहले चरण का हिस्सा है। अब यहां पर सवाल है कि पहले चरण को जब याद रखिए, क्योंकि अब हम दूसरे चरण में जाएंगे, उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आज दिखानी चाहिए। नीतीश कुमार आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंच गए और झटके में पहुंच गए, किसी को पता नहीं था। ललन सिंह से मुलाकात की, और भी नेताओं से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ ये आखिर में बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर तो देख लीजिए। वो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में पहुंचे, बिल्कुल स्वस्थ मिजाज, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए। देखिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे हैं और नहीं आएंगे, निश्चित रहिए, नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे। दरअसल इस तस्वीर को देखने के बाद जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जो खबरें निकल कर आई, उसमें नीतीश कुमार ये जान चुके हैं कि दरअसल एनडीए के भीतर वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद रहेंगे, या इसका उल्टा मतलब यह है कि बीजेपी जो सोच रही थी उतनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर नहीं पाएगी। और यह मैसेज कहीं ना कहीं जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के तौर पर मौजूद हैं, जो सांसद है जनता दल यूनाइटेड को, अब उन्हें भी साधना है। और अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है तो नए समीकरणों के आश्रय कैसे आगे बढ़ना है, इसको टटोलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में। और यहां पर सवाल अब एक दूसरा है कि दूसरे चरण में सीट वाइज तो नहीं, लेकिन जिले जो परिस्थिति थी उसको लेकर
हमारी टीम ने वो पूरी परिस्थिति को सामने रखा। मसलन पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण यहां कर 21 सीटें हैं कुल, और इसमें एनडीए पिछली बार 17 सीटें जीती थी। महागठबंधन के पास 4 सीटें सिर्फ आई थी। इस बार का बड़ा सवाल यह था, क्या वाकई उतनी ही सीटें रहेंगी या उसमें कुछ हेरफेर होगा। तो यहां पर एनडीए को घाटा लगभग जो 4-5 सीटों का है, वो 4-5 सीटें महागठबंधन को लगभग 8 और 9 तक पहुंचा देगी। यह पूर्वी और पश्चिम चंपारण का हिस्सा है। जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, जो खास तौर से सीमांचल का इलाका है, यहां पर 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों पर पिछली बार एनडीए 8 जीती थी, यहां पर वो 2 इस बार मुश्किल है जीतना। महागठबंधन 6 सीटें जीता था, जो इस बार 5 सीटों का उसको लाभ होने वाला है, वो 11 तक पहुंच सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एआईएमआईएम जो 4 सीटें जीती थी, उन 4 में से 3 गंवाना तय है। 1 सीट वो बचा ले तो ठीक है, अन्यथा महागठबंधन यहां 11-12 सीट तक जीत सकता है, जो पूरे सीमांचल का इलाका है। जो भागलपुर, बांका और जमुई का इलाका, यहां की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में एनडीए पिछली बार 12 सीट जीती थी, जो इस बार 4 सीटें कम हो रही है। बांका में पिछली बार जो जीती थी और भागलपुर में जो जीती थी, दोनों जगहों पर कम हो रही है। भागलपुर में पिछली बार 5 सीटें एनडीए जीती थी, इस बार वो 2 सीट ही जीत पाएगी। 3 सीटों का नुकसान होगा। तो जो महागठबंधन है वो पिछली बार 3 सीट जीती थी, भागलपुर, बांका और जमुई की 16 सीटों में से इस बार वो 7 सीट तक जीत सकती है। यानी दोनों एक बराबरी में हैं। इन 3 जगहों पर आकर अगर तीनों को मिला दीजिए, जो पिछली बार लगभग 4 गुना ज्यादा सीटें एनडीए ने जीती थी, इस बार वो खिसक रही है। गया जी में भी 1 सीट गंवाएगी एनडीए। पिछली बार 5-5 था, इस बार 6-4 हो जाएगा। 6 सीट महागठबंधन के हिस्से में चली जाएगी। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जहां जहां पर था, वहां वहां परसेंटेज ऑफ वोट एवरेज 70% से ज्यादा और 82% तक गया है। और उसके बाद मल्ला का वोट वह एकजुट हुआ है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाएंगे। पहले चरण के बाद यह मैसेज बड़ा हो गया और मल्ला का वोट, पान जो बनाते हैं उनके वोट, वो सब एक साथ जुड़ते चले गए। और जो वोट बैंक था वह एकमुश्त वोट, जो इससे पहले नजर आता था कि वो नीतीश कुमार की मौजूदगी के साथ पड़ता था और वो बंटता नहीं था, और अगर बंटने की स्थिति आती तो बीजेपी के हक में चला जाता था, इसीलिए बीजेपी छोटे भाई के तौर पर थी। इस बार नीतीश कुमार को खारिज किया गया तो एक झटके में वो वोट ट्रांसफर हुए नहीं। और जहां जहां नीतीश कुमार के उन उम्मीदवारों के प्रति राय अच्छी थी कि सत्ता में रहने के बाद भी इन्होंने अपने इलाके, अपने जाति का ध्यान रखा, उनके पक्ष में वोट पड़े। बाकी जगहों पर वोट शिफ्ट हो गए। और यह स्थिति सीतामढ़ी के भीतर खास तौर से, जो पिछली बार 8 में से 6 सीटें जीती थी बीजेपी, और इस बार तो मां सीता का जिक्र करते हुए मंदिर बनाने का भी जिक्र था, लेकिन वहां पर भी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। यह परिस्थिति खुले तौर पर जब आप इसको आंकड़ों के लिहाज से लेकर आएंगे पहले और दूसरे चरण के बीच में, तो यहां पर अब आपके सामने एक तस्वीर उभरती है ओवरऑल की पहले और दूसरे चरण को लेकर। दूसरे चरण में 122 सीटें जो हुई है, इसमें एनडीए 45 से 54 सीट तक जीत सकती है, और जो महागठबंधन है वो 58 से 66 तक जीत सकता है। हमारी टीम ने कहा कि आप दरअसल एक पूरी प्रक्रिया के भीतर ओवरऑल बताने की कोशिश कीजिएगा कि अगर 243 सीटों में से 122 सीट चाहिए बहुमत के लिए, तो महागठबंधन मिनिमम 130 सीट जीत रही है, मैक्सिमम 146 तक जाएगी। और अगर 146 चली गई तो एनडीए 85 पर अटक जाएगी, और अगर महागठबंधन 130 पर अटक गई तो 102 सीट तक एनडीए पहुंच जाएगी। यह है पूरा आंकड़ा, जो बिहार के इस बार के इतनी बड़ी तादाद में हुए वोटिंग का कमाल है, जिसने परिस्थितियों को इस नजरिए से सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।